तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट पॉलिटी के बारे में। इसमें ना करीब होंगे 400 से ज़्यादा क्वेश्चन। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑप्शन टाइप कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो डिटेल वाले कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये 400 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। यानी सिर्फ एक वीडियो में पूरी कंप्लीट पॉलिटी करवा दी है मैंने। और ये वीडियो कौन से एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी हरियाणा में एग्जाम होते हैं ना, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल, पटवारी कनाल, पटवारी ग्राम सचिव, पीजीटी, यानी जो भी एचएसएससी एग्जाम लेता है उन सभी के लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, अगर आप ऑप्शन टाइप करोगे तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। अगर आपको क्वेश्चन कम आते हैं तो आप डिटेल में पढ़ोगे तो वो सभी आपको याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड, पिछले 6 महीने, 7 महीने, यहाँ तक कि पिछले 20 महीने का भी हरियाणा करंट अफेयर मैंने बना रखा है और उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 2020 और 21 में अब तक के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी उस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। और इसके साथ साथ हमारी एक 6500 प्लस हरियाणा जीके के क्वेश्चन की वीडियो भी आई हुई है। उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप एचएसएससी यानी हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 के 80 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। आंसर क्या होगा? डी। और फ्रेंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो फिर अब देर किस बात की, अभी की अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। तो कर दिया आपने लाइक और शेयर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा BN राव। आंसर क्या हो गया? सी। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया? तो ये कहां से लिया गया है बताइए? फ्रेंड, ये लिया गया है ब्रिटेन से। आंसर क्या होगा? बी। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? आंसर आ जाएगा इसका अलग तंत्र। आंसर क्या होगा? डी। उस देश का नाम बताइए जिससे भारत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो ये कब अपनाया गया था बताइए? देखो, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। आंसर क्या होगा? सी। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं, बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या हो गया? बी। निम्न में से भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। आंसर क्या होगा? डी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। एक तंत्र का अर्थ है, तो बताइए इसका अर्थ क्या है? तो फ्रेंड, इसका अर्थ है
मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। आंसर क्या होगा? सी। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो क्या आएगा इसका आंसर? लोकतांत्रिक है। आंसर क्या होगा? सी। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर डी आ जाएगा, जनता का प्रभुत्व। संवैधानिक राजसी का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है बताइए? संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी? तो ये कौन सी महिला थी बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये थी सरोजिनी नायडू, जो कि बनी थी उत्तर प्रदेश की। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो क्वेश्चन आ गया ना, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? यह भी मैंने बताया भी था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो ये किसे कहा है बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका ब्रिटेन। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? डी। निम्न में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा बी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा संविधान में कहीं नहीं। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान कैसा है? तो ये कैसा है बताइए? अर्धसंघीय। ठीक है। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अभी मैंने बताया भी था इसका आंसर। आंसर क्या है? अनुच्छेद 32। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो बताइए सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसका अर्थ हो जाएगा जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया ये? 1946 में। आंसर क्या होगा? बी। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक कब हुई बताइए? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आंसर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या हो गया? ए। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो ये किसके हाथ में होती है बताइए? ये होती है केंद्रीय सरकार, यानी केंद्र सरकार के हाथों में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो किस संविधान से ली गई है बताइए? तो फ्रेंड ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आंसर क्या होगा? डी। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है?
बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा जनता। आंसर क्या होगा? डी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, तो बताइए इनमें से सही कौन सा है? तो फ्रेंड सही हो जाएगा लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो आंसर आ जाएगा सरकार का आध्यात्मिक रूप। आंसर क्या हो गया? सी। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा प्रतिनिधियों का। निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका। आंसर क्या हो गया? सी। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो आंसर क्या हो गया? सी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए। तो ये तो सबको पता होगा। आंसर क्या आएगा? बी आर अम्बेडकर। तो क्या होगा आंसर? बी। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा भारत की जनता से। आंसर सी। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है? बताइए। ये लिया गया यूएसए से। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो ये किसके द्वारा जोड़े गए? तो फ्रेंड ये जोड़े गए 44वें संशोधन के द्वारा। आंसर क्या होगा? डी। तो फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? मतलब किस देश की देन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इंग्लैंड। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामकरण का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आंसर क्या होगा? बी। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी, केटी शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये किसके कहने पे बनाई गई थी? बताइए। तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन की। आंसर क्या होगा? डी। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड ये ली गई है आयरलैंड से। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये किसका नहीं है? ये है वयस्क मताधिकार का। आंसर क्या होगा? डी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो ये कहाँ से अपनाई गई है? तो फ्रेंड ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। आंसर क्या होगा? ए। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ये करता है राज्य संघ के रूप में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ये कहाँ से ली है? ये ली है कनाडा से। आंसर क्या होगा? बी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आंसर क्या होगा? सी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 1920। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? लोगों की मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियां।
आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संघीय। आंसर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये कितनी भाषाएं शामिल हैं बताइए? ये है 22, जिसमें से इंग्लिश नहीं है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये कितने हैं? 395। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? आंसर आएगा इसका राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो ये किसने किया था? ये किया था M.N. रॉय ने। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1935। आंसर सी। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो इसका स्रोत क्या है? हम लोग अर्थात जनता। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा ढांचा तैयार करने के लिए हमारे संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा कनाडा। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 12। आंसर डी। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्न में से जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो आंसर क्या आएगा इसका? सी, वयस्क मताधिकार का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भाग 8। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा भारत के लोग। आंसर सी। बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है बताइए? ये है भाईचारे की भावना। आंसर ए। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो फ्रेंड ये किया गया था विधानसभा। आंसर बी। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड कौन थे ये बताइए? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं बताइए? ये हैं 25। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? B.R. अम्बेडकर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नरम कर दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका लघुकरण। आंसर ए। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वृत्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा अभी तक एक बार भी नहीं। आंसर क्या होगा? बी, कभी नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका राष्ट्रपति।
आंसर बी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर होगा इसका बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा डी, तीसरे भाग में। एकाधिकार मततंत्र क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका सी। प्रति वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यताओं वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप में न्यायपूर्ण है? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? आंसर आएगा मौलिक अधिकार। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार एक प्रकार से क्या है? यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। आंसर क्या होगा? बी। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अनुच्छेद 21। आंसर सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए ये कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या होगा? डी। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? आंसर बताइए इसका क्या आएगा? एम.एच. अंसारी। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो ये किसके पास होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो ये है पहले वाला। सबसे पहले एन.एस. रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर. वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो अधिकार कर्तव्यों में निहित है। आंसर क्या होगा इसका? सी। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा इसका आर्थिक समानता। आंसर डी। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? विधि द्वारा। आंसर होगा बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये कितने हैं? 11। और मौलिक अधिकार 6 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम। आंसर क्या होगा? डी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये कितना होता है? 6 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए ये कितना होता है? तो फ्रेंड ये होता है 5 वर्ष। भारतीय संविधान क्या है? तो इनमें से कौन सा आंसर सही है बताइए? ये आएगा आंसर बी। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो फ्रेंड ये कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। आंसर होगा बी। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे भी करता है राष्ट्रपति। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सूचना का अधिकार। तो आंसर क्या होगा? ये बी। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका भाग 4। आंसर होगा डी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये कब हुए? ये हुए थे 1949 में। आंसर होगा बी। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये थे 7। जो संपत्ति का अधिकार है वो हट गया है। अब कितने हैं? ये 6। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो बताइए आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा प्रधानमंत्री।
आंसर क्या होगा? बी। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका ए। प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? ए। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? राज्य सरकार से परामर्श करके। आंसर हो गया सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो आंसर आएगा इसका 39। आंसर हो गया इसका बी। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। 29 अनुच्छेद में। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने के अधिकार। आंसर क्या होगा इसका? बी। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? अमेरिका। आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो ये कौन सा है? मतदान का अधिकार। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आंसर हो गया सी। राष्ट्रपति निम्न में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? आकस्मिक निधि। आंसर होगा डी। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उस रिक्त पद पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो ये कौन होगा बताइए? तो फ्रेंड ये होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। आंसर क्या होगा? बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति हैं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये क्या है? देश के प्रमुख, यानी भारत के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया तो ये कब बना बताइए? तो ये बना 1 अप्रैल 2010 को। आंसर क्या हो गया? बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए। 14 वर्ष तक। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के। आंसर क्या होगा? बी। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या हैं बताइए? तो फ्रेंड ये आ जाएंगे कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है बताइए? तो ये करता है प्रस्तावना से। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। आंसर क्या हो गया? डी। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको होता है? तो किसको होता है? राष्ट्रपति को। आंसर क्या होगा? बी। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? डी। भारत के उपराष्ट्रपति खालिस्तान के पदेन अध्यक्ष भी हैं तो ये कहाँ के पदेन अध्यक्ष हैं? राज्यसभा के। आंसर क्या होगा? बी। भारत के राष्ट्रपति पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये कितनी है? 35 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी। देखो राष्ट्रपति की 35, प्रधानमंत्री की 25। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? तो ये कौन है? ये है राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? डी। भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? डी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये कौन है? तो इसका आंसर आएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। आंसर होगा बी। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये किसकी सलाह से करते हैं? तो फ्रेंड ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे?
तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा नीलम संजीवा रेड्डी। आंसर होगा बी। भारत का राष्ट्रीय लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो कौन सी रीट है ये बताइए। तो फ्रेंड ये है परमादेश रीट। आंसर क्या होगा? सी। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, 32वें अनुच्छेद में। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो बताइए। जीवित रहने का अधिकार। आंसर क्या होगा? डी। भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? संविधान से। नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है मौलिक अधिकार। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये है 6। आंसर क्या होगा? बी। संघीय राज्य की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आ जाएगा किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो आंसर आएगा इसका 14 दिन। आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से यह कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आंसर क्या आएगा इसका? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत के महान्यायवादी को। आंसर होगा ए। वित्त आयोग का गठन किस अवधि के लिए होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। आंसर होगा सी। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वित्त विधेयक। आंसर होगा सी। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो फ्रेंड ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर होगा सी। लोकसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। आंसर होगा बी। जब न तो अध्यक्ष हो और न ही उपाध्यक्ष तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापति के पैनल में से कोई सदस्य। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। आंसर क्या होगा इसका? सी। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 238। आंसर क्या होगा? बी। और 12 चुन सकता है राष्ट्रपति। तो टोटल कितनी हो जाएगी वैसे? 250। अधिकतम हो सकते 250, लेकिन निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 238। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो आंसर क्या आएगा इसका? अनुच्छेद 6 में। आंसर हो गया सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 14। तो क्या होगा आंसर? बी। तो अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। आंसर क्या होगा? सी। तो फ्रेंड अब कर लेते हैं पॉलिटी की डिटेल में बात, ताकि आपको एक एक पॉइंट आसानी से समझ में आ जाए। जो हमारा संविधान है इसमें ना कुल कितने भाग हैं? 22। और कुल पेज कितने हैं? यानी आर्टिकल 395। देखो सिंपल भाषा में समझो इसे। जैसे हमारे पास कोई बुक होगी, उसमें क्या है? 22 तो चैप्टर हैं और उस बुक में पेज कितने हैं? 395। आगे बात आपको समझ में? यानी हमारे भारतीय संविधान में 22 तो भाग हैं और 395 है पेज यानी आर्टिकल, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद। जैसे हमारी बुक होती है उसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में ना उस बुक के बारे में बताया होता है ना भाई, कौन सा चैप्टर है, कौन सा कितने पेज पे है, ये होता है। इसी तरह हमारे संविधान में जो स्टार्टिंग में बताया गया है उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना।
या फिर उदेसी का। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब बात करते हैं भाग नंबर 1 की, यानी चैप्टर नंबर 1 की। यह है पेज नंबर 1 से 4 तक, यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जिसका नाम क्या है, संघ व राज्य। और चैप्टर नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 तक, जिसका नाम है नागरिकता। और जो चैप्टर नंबर 3 है, ये है 12 से लेकर 35 पेज तक, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। बात करें चैप्टर नंबर 4 की, ये है 36 से लेकर 51 पेज, यानी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बातें कर लेते हैं। देखो, जो पेज नंबर 1 है यानी आर्टिकल नंबर 1 है, इसमें क्या बताया गया है, भारत राज्यों का संघ है। और जो आर्टिकल 3 है, इसमें क्या है, जैसे कोई भी राज्य अलग बनना चाहता है ना, वो किसके द्वारा बनेगा, आर्टिकल 3 के द्वारा। यानी किसी भी राज्य में से एक राज्य और अलग से बनाया जाएगा तो उसे किस आर्टिकल के द्वारा बनाया जाएगा, आर्टिकल 3। इससे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है नागरिकता। अब देखो, जो नागरिक अधिकार हैं उनको एक नाम से और जानते हैं, क्या, राजनीतिक अधिकार। और जो ये राजनीतिक अधिकार हैं, ये सिर्फ किसको मिलेंगे, उस देश के नागरिक को, यानी भारत के नागरिकों को। जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार। ये सभी चीज़ें किसको मिलेंगी, जो भारत का नागरिक है। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आ गया, वो इनमें से कुछ भी नहीं ले सकता, ना तो वो वोट डाल सकता, ना चुनाव लड़ सकता, ना सरकारी नौकरी पा सकता, इनमें से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कानूनी अधिकार की। जो सूचना का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है, कानूनी अधिकार। लेसन नंबर 3 है मौलिक अधिकार। इसका वर्णन है आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो संपत्ति का अधिकार है, पहले ये क्या होता था, मौलिक अधिकार, लेकिन 1978 में क्या हुआ, इसको बना दिया कानूनी अधिकार। इसके पीछे भी कारण थे, इसे समझो थोड़ा। 1978 से पहले क्या था, जैसे सरकार को रेल की पटरियां बनानी है और ये आ गई आपकी जमीन। अब पटरी तो सीधी जाएगी ना, लेकिन आपने कह दिया मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, तो सरकार को यहीं पे रोक लगानी पड़ती थी। यानी वो आपकी अनुमति के बिना आपकी जमीन में से पटरियां नहीं बना सकती थी। इससे तो सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल होने लग गए। तो सरकार ने एक संशोधन किया। तो क्या किया उसमें, जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसको आर्टिकल 31 से हटाकर 300A में डाल दिया। इससे फिर क्या हुआ, सरकार जिसकी चाहे जमीन खरीद सकती है और जिसकी जमीन है उसको देनी पड़ेगी। लेकिन पहले क्या होता था, अगर उस व्यक्ति ने मना कर दिया ना, तो सरकार उससे जमीन नहीं ले सकती थी। अगर लेने की कोशिश करती, उसकी सुनवाई सीधी सुप्रीम कोर्ट में होती थी, और सुप्रीम कोर्ट क्या लगा देता था उस पर, स्टे, यानी रोक दो उस काम को। क्यों, क्योंकि आपको भी पता होगा मौलिक अधिकारों की सुनवाई सीधी कहाँ पे होती है, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन 1978 के बाद क्या हो गया, ये कानूनी अधिकार। इसलिए अब जो जमीन का मालिक है वो सिर्फ क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केस तो कर सकता है, लेकिन किस लिए, कि मुझे मुनाफा कम मिला, जो मेरी ज़मीन की कीमत थी उससे कम मिली है मुझे, सिर्फ इसलिए कर सकता है। वो अपनी ज़मीन बेचने से मना नहीं कर सकता सरकार को। जो आर्टिकल 12 और 13 है, इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में बता रखा है। ठीक है, जो आर्टिकल 14 है यानी पेज नंबर 14 है, इसमें क्या बताया गया है, कानून के सामने सभी नागरिक क्या है, समान। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, क्या, जो राष्ट्रपति है उस पर यह कानून लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति को सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 यानी पेज नंबर 15 की। इसमें क्या बताया गया है, लिंग और जाति के आधार पर सरकारी अफसरों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो आर्टिकल 16 का भाग नंबर 4 है, उसमें क्या बताया गया है, जो पिछड़े वर्ग है ना, उसको आरक्षण दिया जाएगा। और वो आरक्षण किस प्रकार है, ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%। टोटल कितना हो गया, 49.5%। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। इसमें क्या बताया गया है, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 में क्या बता रखा है, सभी उपाधियों का अंत कर दिया था इसमें। यानी जो खेल और साहित्य का सम्मान है यानी उपाधि है, वो सिर्फ कौन देगी, केंद्र सरकार। इसके अलावा किसी की भी उपाधि और सम्मान मान्य नहीं होगा। और इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या कर दिया था, सभी राजाओं के अधिकार छीन लिए थे। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल किस में है, 19 से लेकर 22 तक। जो आर्टिकल 19 है, इसमें क्या बता रखा है कि स्वतंत्रता 6 प्रकार की है।
और आर्टिकल 19 के पहले भाग में बता रखा है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 की बात करें, इसमें दोष सिद्धि के अधिकार के बारे में बता रखा है, इसे समझो। इसके अनुसार क्या है, जब तक दोष प्रमाणित नहीं होता तब तक उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा, और जब उसने जुर्म किया था ना, उसी दिन के अनुसार जो उस टाइम कानून था उसी के अनुसार उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। और एक बात और, एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और बात करें आर्टिकल 21 की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बता रखा है, जीने का अधिकार, यानी देश में कितनी भी इमरजेंसी हो जाए लेकिन आर्टिकल 21 को हटाया नहीं जा सकता। और जो आर्टिकल 21A है, इसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया है। कौन से संशोधन द्वारा, 86वें, और कब, 2002 में। और इसको लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। इसके अंतर्गत क्या है, जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी 6 से लेकर 14 साल तक उनका शिक्षा पर एक भी पैसा नहीं लगेगा। आर्टिकल 22 में बता रखा है गिरफ्तार व्यक्ति के संदर्भ में। देखो, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसको ना 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा। ये बात है साधारण मामलों की। और बात करें निवारक नज़रबंदी, ये क्या होती है, पुलिस किसी को पकड़ के उसे 3 महीने तक बिना बताए नज़रबंद रख सकती है। लेकिन ये किस मामलों में होगा, अगर वो व्यक्ति आतंकवादी हो। आर्टिकल 23 और 24 में क्या बता रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करें आर्टिकल 23 की, इसमें क्या है, जबरदस्ती किसी से भी मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। और जो आर्टिकल 24 है, इसमें क्या बता रखा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। और अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन है आर्टिकल 25 से 28 तक। और उसके बाद है शिक्षा व संस्कृति का मौलिक अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 में क्या बता रखा है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार, जैसे मुस्लिम, यानी इनको शिक्षा का अधिकार है और ये अपना खुद का संस्थान खोल सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 30, इसमें क्या बता रखा है, सांस्कृतिक त्यौहार मनाने का अधिकार। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल 32 है, इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो मैंने पिछले 5 मौलिक अधिकार बताए थे उसमें से अगर एक भी पूरा न हो तो सीधी कार्रवाई कहाँ पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में। ये किस आर्टिकल में बता रखा है, आर्टिकल 32 में। और जो आर्टिकल 32 है, इसको ना भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। इसे भी समझो, अगर एग्जाम में आए कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सी है, तो आंसर आएगा आर्टिकल 32। अगर वैसे पूछें कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उसका आंसर आएगा प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4, यानी चैप्टर नंबर 4 की, जिसे हम कहते हैं भाग नंबर 4। इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन है आर्टिकल 36 से 51 तक। देखो, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। राज्य, देखो पॉलिटिकल के अनुसार राज्य क्या होता है, जिसके पास ना ये 4 चीजें होती है ना, उसको कहते हैं राज्य। उसकी अपनी भूमि हो, उसकी खुद की जनसंख्या हो, उसकी सरकार हो और संप्रभुता हो, ठीक है। अब देखो, जैसे हरियाणा है, हरियाणा के पास भूमि है, जनसंख्या है, सरकार भी है। अब संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता उसे कहते हैं जो अपनी एक अलग से आर्मी बना सके। अब हरियाणा अपनी अलग से आर्मी तो नहीं बना सकता ना, तो हरियाणा एक राज्य नहीं है। लेकिन भारत एक राज्य है, क्यों, क्योंकि भारत की अपनी एक अलग से आर्मी है। तो आपको एक बात याद रखनी है, पॉलिटिकल के अनुसार भारत एक राज्य है और हरियाणा राज्य का एक अंग है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, गणतंत्र यानी रिपब्लिक। ये क्या होता है, इसमें ना राष्ट्र का मुखिया चुना हुआ होता है, जैसे हो गए हमारे प्रधानमंत्री। और उसके बाद है राजतंत्र। इसमें क्या होता है, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, जैसे ब्रिटेन देश में होता है। उसके बाद है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन होता है उसे कहते हैं लोकतंत्र। और उसके बाद है अधिकार। जब कोई देश ना अपने नागरिकों को आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए छूट प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, राइट्स, अधिकार। देखो, राजनीतिक या नागरिक अधिकार क्या होते हैं, इसमें आते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार।
ये अधिकार ना सिर्फ भारतीयों को मिल सकते हैं। किसको? सिर्फ भारतीयों को। जैसे कोई इंग्लैंड से व्यक्ति आ जाए, अमेरिका से आ जाए, वो ना इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ना तो वो चुनाव लड़ सकता, ना वोट डाल सकता, और ना सरकारी नौकरी पा सकता। इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकता वो। ये अधिकार सिर्फ किसको हैं? जो भारतीय हैं। ठीक है। एकात्मक व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? इसमें ना सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे फ्रांस हो गया, जापान हो गया। लेकिन भारत के पास तो नहीं है ना ऐसा। क्यों? भारत की शक्तियां बटी हुई हैं, राज्यों में अलग हैं और सेंटर में अलग हैं। उसके बाद है कानूनी अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है ये 2005 में लाया गया था और 2006 में लागू हुआ था। उसके बाद है दोहरी नागरिकता। देखो, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, जबकि अमेरिका में सेंटर की तो अलग नागरिकता है और स्टेट की अलग नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आपने देखा भी होगा, जैसे आपके पास हरियाणा का वोटर कार्ड है तो आप उसी वोटर कार्ड से भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंटर की अलग आईडी है और स्टेट की अलग आईडी है। अब देखो, सरकार क्या होती है? जो नीति बनाती है और उन्हें लागू करती है, उसे कहते हैं सरकार। अब सरकार की कितने अंग हैं? 3। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 न्यायपालिका और नंबर 3 विधानपालिका। अब इन्हें समझो। जो विधान पालिका होती है, इसमें क्या होता है? कानून बनता है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है, इनमें बनता है कानून। और उसके बाद आती है कार्यपालिका, यानी इसमें क्या होता है? कानून को लागू किया जाता है। जैसे बैंक हो गया, पुलिस होगी, इसमें क्या होता है? कानून को लागू किया जाता है। फिर उसके बाद आती है न्यायपालिका। इसका क्या काम होता है? जो कानून बनाया जाता है ये उसका मूल्यांकन करती है कि कानून को सही रूप से लागू किया गया है या नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद है उद्देशिका या प्रस्तावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी बुक होगी, बुक के पहले पेज पे क्या होता है? उस बुक के बारे में सारी डिटेल दे रखी होती है। इस पेज पे ये चैप्टर है, इस पेज पे ये चैप्टर है। तो उन शुरू वाले पेजों को क्या कहेंगे? उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। और भारत की उद्देशिका कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से। और भारत की प्रस्तावना में कितनी बार फेरबदल हुआ है? सिर्फ एक बार। वो कब? 1976 में। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वीं। इसमें ना 2 चीजें जोड़ी गई थी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। और प्रस्तावना को ना संविधान की आत्मा कहा गया है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? बिल्कुल, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देखो, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। जिनमें से ना 8 तो उस समय थी जब संविधान बना था। अब संविधान कब बना? ये बना था 26 जनवरी 1950 को। और 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। देखो, सबसे पहले है संघ व राज्य। ठीक है, इसमें कितने स्टेट हैं? 29। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। इसके बारे में बता रखा है। दूसरे नंबर पे है वेतन यानी सैलरी। तीसरे पे शपथ। चौथे पे राज्यसभा की सीटों का राज्यों में बंटवारा। 5वें नंबर पे है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। देखो, जो 5वें नंबर पे है इसमें तो है SC ST के लिए विशेष प्रावधान, यानी पूरे इंडिया में। और जो छठी अनुसूची है इसमें है स्पेशल असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में SC ST के लिए विशेष प्रावधान, यानी सिर्फ इन 5 राज्यों में है। और नंबर 7 पे है केंद्र राज्य के संबंध। नंबर 8 पे है भाषाएं। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये है 22 को। इंग्लिश इनमें नहीं है। देखो, वैसे कुल भाषाएं तो हैं 22, लेकिन हिंदी को छोड़ के कितनी बच जाती हैं? 21। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हिंदी को छोड़कर भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी आएंगी? 21। वैसे पूछे कुल कितनी भाषाएं हैं तो आएंगी 22। ये तो कॉमन सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको इन 22 में नहीं शामिल किया गया। और जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी? 14। और बाकी जो बच गई कितनी? 8। इनको बाद में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, ये कौन सी है? ये है मदारिन। इसको चीनी भाषा भी कहते हैं।
और ये कहाँ पे बोली जाती है? चीन में। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। नंबर 9 है भूमि अधिग्रहण। नंबर 10 पे है दल बदल प्रक्रिया पर रोक। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? 52वें। और कब? 1985 में। नंबर 11 पे है ग्राम पंचायत। इनसे क्वेश्चन तो आता ही आता है। ग्राम पंचायतों का वर्णन किस आर्टिकल में है? 243 ए। और कौन सा संशोधन किया गया था इसमें? 73वां। कब? 1992 में। और उसके बाद है नगर पालिका। इसमें कौन सा संशोधन किया गया? 74वां। कब? 1992 में। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये 12 की 12 अनुसूचियाँ याद होंगी। इनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 11। नगर पालिका किस अनुसूची में है? 12। ऐसे देखो, राज्यपाल का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ये है 153 में। कौन से में? 153 आर्टिकल में। ठीक है। और जो राज्यपाल होता है ये क्या होता है? राज्य का संवैधानिक मुखिया। देखो, राज्य का संवैधानिक मुखिया तो होता है राज्यपाल, और देश का कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेश पर किस आर्टिकल के अनुसार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 356। और किसी भी राज्य में धन विधेयक पास करने से पहले किसकी अनुमति जरूरी है? राज्यपाल की। ठीक है। और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, या राष्ट्रपति जितना चाहे। यानी राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि राज्यपाल को कितने दिन तक वहां का राज्यपाल बनाना है। और देखो, जो राज्यपाल होता है वो किसकी नियुक्ति करता है? ये करता है जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की। ठीक है। और एक बात और, जो राष्ट्रपति होता है ये राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटा सकता है। जो राष्ट्रपति है उसके पास क्या होता है? समय याचना की शक्ति, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं होती। और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और जो राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। और देखो, जो राज्यपाल होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, यानी वेतन? देखो, पहले तो था 1,10,000 रुपये, लेकिन अब ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 3.5 लाख, यानी 3.5 लाख रुपये। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यपाल की सैलरी कितनी है? 3.5 लाख। और बात करें राष्ट्रपति की, इसकी 5 लाख, और उपराष्ट्रपति की 4 लाख। ठीक है। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की भी नियुक्ति करता है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है डीयू, इसका कुलपति कौन है? उपराष्ट्रपति, यानी वेंकैया नायडू। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। देखो, नंबर 1 तो ये स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है, और इसकी स्थापना किसने की? लॉर्ड रिपन ने। और जो चोल वंश है ये किसके लिए जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के लिए। और ग्राम पंचायत कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 26 नवंबर 1949 को। किस आर्टिकल में? 40। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और पहली बार पंचायत की स्थापना कहाँ पे की गई? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है। और कब की गई? 1959 में। और बात करें दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे की गई थी आंध्र प्रदेश में। कब? ये भी की गई थी 1959 में। और कहाँ पे? महबूब नगर में। और ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। किस संशोधन द्वारा? 73 में। और 1992 में क्या किया? आर्टिकल 40 से हटाकर इसको कहाँ पे ले गए? 243 ए में। और इसके अनुसार क्या था कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, लेकिन जो नागालैंड है ना, इसमें एक भी पंचायत नहीं है। और पंचायत का वर्णन किस भाग में किया गया है? ये किया गया 9 में। ठीक है। और जो ग्राम पंचायत होती है ये होती है 3 लेवल की, और सबसे पहले लागू हुई थी राजस्थान में। अब मैं बता देता हूँ 3 लेवल कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है पंच, फिर सरपंच, फिर ग्राम सचिव। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? ग्राम पंचायत। और जन पंचायत किसे कहते हैं? कई ग्राम पंचायतों के समूह को, और जिसे बीडीओ भी कहते हैं। और ग्राम पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना होता है? 33%। और ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में है? 11वीं। और जो ग्राम पंचायत है ये क्या है? विकेंद्रीयकरण। और ग्राम पंचायत में सरपंच कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। सरपंच का कार्यकाल खत्म होने पर कितने दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए? ये होने चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। और जो ग्राम पंचायत है इसको बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। तो फ्रेंड, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की।
देखो, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। अब बात करते हैं ये क्या होती है। जो लोकसभा है इसमें जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल होनी चाहिए। इसमें कुल सीटें होती है 552 और राज्यसभा में होती है 250। हाल फिलहाल में लोकसभा की सीटें हैं 545 और राज्यसभा की 245। और जो लोकसभा है इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। प्रधानमंत्री के इलेक्शन सुने आपने? इसी को कहते हैं लोकसभा के इलेक्शन। इसमें कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल, लेकिन कच्चे। अब कच्चे क्यों? क्योंकि सरकार तो कभी भी गिर सकती है ना, अगर बहुमत नहीं है तो मानते हो ना, इसलिए कहते हैं इसे कच्चे। और ये कितने साल तक चुने जाते हैं? 6 साल, ये पक्के होते हैं। और जो लोकसभा है इसे कहते हैं निमन सदन और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। और लोकसभा को प्रथम हाउस भी कहते हैं। और इसके साथ साथ लोकप्रिय हाउस भी कौन सा है? लोकसभा। और राज्यसभा को स्टेट हाउस भी कहते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 52 में। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष, देश का संवैधानिक मुखिया और देश का प्रथम व्यक्ति और तीनों सेनाओं का संवैधानिक अध्यक्ष। यहाँ तक आ गया समझ में? इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1 तो उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। और वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी ना तो वो राज्यपाल होना चाहिए, ना मंत्री, ना उपराष्ट्रपति, यानी इनके पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी इसे लोगों के दोबारा चुना जाता है। और राष्ट्रपति के लिए खड़ा होने के लिए कम से कम सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है, नहीं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति की सैलरी की। देखो, पहले थी इसकी सैलरी 1.5 लाख। कितनी? 1.5 लाख। लेकिन अब क्या है? ये हो गई है 5 लाख। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राष्ट्रपति को वोट कौन डालते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। वह दिल्ली और पांडिचेरी के प्रत्यक्ष रूप से, वह अन्य राज्यों की विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं। और अब बात करते हैं भारतीय संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा से, संसदीय व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से, और राज्यपाल का पद कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र कानून बनाएगी, ये लिया गया है कनाडा से। लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होगी, ये ली गई है ब्रिटेन से। विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। न्यायिक व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, ये दोनों भी ली गई हैं ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से। इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। संशोधन प्रक्रिया अफ्रीका से ली गई है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं जर्मनी से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से। पंचवर्षीय योजनाएं रूस से। प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक पूर्ण अवलोकन ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो सबसे पहले है पहला संविधान संशोधन। यह किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से। और भूमि अधिग्रहण को कौन सी सूची में जोड़ा गया था? नोमियन सूची में, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया? 1951 में। अब बात करते हैं 10वें संविधान संशोधन की। ये जोड़ा गया 1961 में। इसमें क्या था? दमन व द्वीप को भारत में शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। ये जोड़ा गया 1967 में। इसमें क्या था? सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं। बात करें 31वें संविधान संशोधन की, इसको जोड़ा गया 1973 में। इसमें क्या था? पहले तो लोकसभा में सीटें होती थी 525, लेकिन 1973 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। देखो, ये कब किया गया था? 1976 में। इसमें क्या किया? प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और प्रस्तावना के अंदर 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। और इसमें क्या था? जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ना 5 वर्ष, इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 6 वर्ष। और इस संशोधन को ना लघु संविधान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे। और अब बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। ये हुआ था 1978 में। इसमें क्या था? संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को
दोबारा से क्या कर दिया गया था, 5 वर्ष। उसके बाद 103 संविधान संशोधन। इसमें क्या था, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। उसके बाद है 108वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण किया गया। उसके बाद है 109वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, पंचायती राज्य में महिला आरक्षण 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%। उसके बाद है 114वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट, इसके न्यायाधीशों की आयु 62 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 65 वर्ष। 122वां संविधान संशोधन। तो 22वें संविधान संशोधन में जीएसटी पास किया गया था। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया, 1985 में। इसमें क्या किया गया था, दल बदल प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। और इसका वर्णन किस भाग में है, 10वें में। 69वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया, 1991 में। इसमें क्या किया गया था, दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके बाद है 61वां संविधान संशोधन। ये किया गया था 1989 में। देखो, 61वें संविधान संशोधन से पहले वोट डालने की आयु कितनी होती थी, 21 वर्ष कम से कम। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी उम्र कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। आगे है 70वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया, 1992 में। इसमें क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली व पांडिचेरी को शामिल किया गया था। उसके बाद है 71वां संविधान संशोधन। ये किया गया 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन। ये जोड़ा गया 1992 में। इसमें क्या जोड़ी गई थी, ग्राम पंचायत। और कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई है ग्राम पंचायत, 11वीं अनुसूची में। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन। इसमें जोड़ी गई नगरपालिका। कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची में। और कब, 1992 में। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था, शिक्षा का मौलिक अधिकार। उसके बाद है 92वें संविधान संशोधन। इसमें क्या था, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथाली। उसके बाद है 93वें संविधान संशोधन। ये जोड़ा गया 2006 में। इसमें क्या था, अल्पसंख्यकों को उच्चतर शिक्षा में आरक्षण। उसके बाद है 97वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, सहकार्य समिति को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और उसके बाद है 100वां संविधान संशोधन। ये जोड़ा गया 2015 में। इसमें क्या था, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद के समझौते को लेकर संशोधन किया गया। सबसे पहले है साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। जो ये पुरस्कार है ना, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं साहित्य क्षेत्र में। और ये कौन कौन से हैं, नंबर 1 तो हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, बिहारी सम्मान पुरस्कार। और साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, ज्ञानपीठ। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत क्षेत्र में। और ये संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, आपको याद रखना है। ठीक है। टाइलर पुरस्कार ये दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में। चरक व धन्वंतरी पुरस्कार दिए जाते हैं चिकित्सा क्षेत्र में। सम अनुज व एबल पुरस्कार ये दिए जाते हैं गणित क्षेत्र में। किसमें, गणित क्षेत्र में। उसके बाद है कलिंग व भटनागर पुरस्कार, ये दिए जाते हैं विज्ञान क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता क्षेत्र में। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। बात करें बुकर पुरस्कार की, ये दिया जाता है लेखक को। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, नागरिक सम्मान क्षेत्र में। परमवीर चक्र पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया जाता है कोच को। अर्जुन पुरस्कार ये दिया जाता है खिलाड़ी को। देखो, भारत के सबसे बड़े पुरस्कार कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा है भारत रत्न, और उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। इसे कौन देती है, इसे देती है स्वीडन की सरकार। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। और ये किसके नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। और जो अल्फ्रेड नोबेल था, इसने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की। और ये पुरस्कार ना विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखो, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय दिया जाता था ये 5 क्षेत्रों में। कौन कौन से, भौतिक, चिकित्सा, रसायन, शांति और साहित्य क्षेत्र में। लेकिन 1969 में इसमें अर्थशास्त्र भी जोड़ दिया, यानी इकोनॉमिक्स।
तो इस समय ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 में। और बात करें ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन क्या होता है? मानव अधिकार दिवस। और ना एक वर्ष में एक क्षेत्र में सिर्फ 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी कुल कितने क्षेत्र हो गए? 6, 6 3 18। तो यानी एक वर्ष में सिर्फ 18 नोबेल पुरस्कार दिए जा सकते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 2014 का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? ये मिला था कैलाश सत्यार्थी को। किस क्षेत्र में? शांति क्षेत्र में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? निशान पाकिस्तान। और जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईबीआरडी, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। नेल्सन मंडेला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको ना अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। और ये कौन थे? अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी। और ये दूसरे ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहले कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफार खां, जो कि थे पाकिस्तान से। उनको भारत रत्न मिला था 1989 में। और ये 1994 में अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे। अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। ये ना 2002 से लेकर 2007 तक भारत के क्या थे? राष्ट्रपति। कौन से नंबर के? 11वें नंबर की। और ये भारत के पहले अविवाहित राष्ट्रपति थे और लड़ाकू विमान में भी यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। कहाँ पे? मेघालय के शिलांग में। और इनकी किताब है जो अक्सर पूछी जाती है, फैमिली ऑफ नेशन, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी है। और जो वर्जिन चोटी है इसका नाम भी किसके नाम पे रखा गया है? अब्दुल कलाम के नाम पे। और जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम भी बदलकर क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। और अब बात करते हैं श्वेत क्रांति। इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। और जो भारत में आनंद शहर है उसमें क्या है? अमूल मिल्क की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जिसको मिल्क सिटी भी कहा जाता है। और श्वेत क्रांति कब आई थी? 1970 में। बात करें गुलाबी क्रांति की, इसका संबंध किससे है? झींगा मछली के उत्पादन से, जो कि पाई जाती है मीठे पानी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया? 1986 में। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कोशिश जरूर करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।